अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नियो क्लासिकल मैक्रो थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स। ठीक है, नियो क्लासिकल मैक्रो थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स, ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें ये चैप्टर का नाम से पता चल रहा है कि हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का थ्योरी है वो कैसे हम टोटल नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर और कैपिटल जैसे हमने माना है। तो हमारा नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगा लेबर और कैपिटल के बीच में, ठीक है, एट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो इसको समझने से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स क्या होते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स क्या होते हैं, इसको समझने से पहले आप जो है एक सिंपल सा एग्जांपल से समझो। ठीक है, इसको पहले मान लो एक पिज़्ज़ा शॉप है, ठीक है, पिज़्ज़ा शॉप, ओके, जहाँ एक महीने में कुल मान लीजिए 100 पिज़्ज़ा बना। ठीक है, तो इसको आप मान सकते हो कि ये पिज़्ज़ा बनाने में ना 2 लोगों का काम मेहनत था इसमें। तो एक तो लेबर एल और वर्कर जो मेहनत कर रहा है इसकी कमाई को हम कहेंगे कि वेज है। ठीक है, वेज डब्लू मिल रहा है इसको, है ना। और कैपिटल दुकान का मालिक जिसने पैसे और मशीन लगाए हैं, ठीक है, इसकी कमाई को कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। और दुकान में जो भी कुल कमाई हुई है नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम वो किसके बीच में शेयर होगा। जैसे 100 पिज़्ज़ा बना तो 100 पिज़्ज़ा बेच के जितना भी कमाई हुआ वो एक लेबर में शेयर होगा और एक कैपिटल में शेयर होगा। ठीक है, अब किसको कितनी हिस्सेदारी मिलेगी वो डिसाइड होगा एब्सोल्यूट शेयर से, एब्सोल्यूट शेयर। फिर हम यहाँ पे समझेंगे कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव शेयर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एब्सोल्यूट शेयर में हम देखेंगे, एब्सोल्यूट शेयर में हम देखेंगे कि लेबर को कितना पैसा मिला। ठीक है, कितना कमाई लेबर ने सिर्फ किया है। ठीक है, तो उसमें हम अगर लेबर का सिर्फ निकालते हैं, लेबर का, तो उसमें क्या होगा W इंटू एल। ठीक है, कितना वेज लेबर को मिला और वो लेबर कितना था, है ना, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी का अगर हमको रिलेटिव शेयर निकालना हो तो रिलेटिव शेयर अगर आपको निकालना है तो टोटल कमाई में से लेबर का परसेंटेज या फ्रैक्शन हिस्सा कितना है। ठीक है, फिर हिस्सा हम जब निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, उसका आउटपुट जितना वो प्रोडक्शन किया है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव शेयर निकल जाएगा। तो टोटल कमाई मान लो जितना भी था उससे हम लेबर का परसेंटेज या फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो WL डिवाइडेड बाय हम आउटपुट कर देंगे, जो उसका प्रोडक्शन हुआ है वही कमाई है टोटल, है ना। अब वही हम अगर रिलेटिव शेयर सिमिलरली कैपिटल का निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R.K, है ना, R.K था, ये एब्सोल्यूट हो गया, उसमें अगर हम Q से डिवाइड कर देंगे तो ये रिलेटिव शेयर ऑफ कैपिटल आ जाएगा, है ना। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है, जो कि न्यू क्लासिकल थ्योरी कहती है कि किसी को उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना वो एक्स्ट्रा कमा कर देता है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स के टर्म में। ठीक है, कि कितना वो एक्स्ट्रा कमा कर दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो एक्स्ट्रा एक वर्कर मान लो ना लगाने से एक्स्ट्रा कितना पिज़्ज़ा बना, एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा बना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट बने बोलेंगे। तो यहाँ पे MPL कितना हो जाएगा, del Q बाय del L, मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर से कितना आउटपुट में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो और हम इसको वेज से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि MPL ही तो वेज डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये वेज से भी हम इसको इक्वल टू वेज कर सकते हैं। उसी तरह MPK
इक्वल्स टू डेल क्यू बाय डेल के कैपिटल के टर्म में, इसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अब हम इसको एब्सोल्यूट शेयर में लिखें तो एब्सोल्यूट शेयर में ऑफ कैपिटल ऑफ लेबर, ठीक है। तो वेज इनटू लेबर, जो कि है यहाँ पे आपका वेज कितना है ना, हमने क्या बोला था, डेल क्यू बाय डेल एल, ठीक है, क्योंकि यही आपका वेज भी है, ठीक है, जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, इनटू एल ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। अब इसमें रिलेटिव शेयर निकाल दिए तो हम क्या करेंगे, डेल क्यू बाय डेल एल इंटू एल डिवाइडेड बाय क्यू कर सकते हैं। और ये देखो, ये जो आप नोटिस करोगे डेल क्यू बाय क्यू इधर डिवाइडेड बाय डेल एल बाय एल हो जाएगा, ये इक्वेशन है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, है ना, बोल सकते हैं ना, कि अगर हम 1% लेबर बढ़ा रहे हैं, है ना, अगर हम 1% लेबर बढ़ा रहे हैं तो 1% लेबर बढ़ाने से आउटपुट कितना बढ़ रहा है। मान लो आउटपुट 25% बढ़ता है तो लेबर का रिलेटिव शेयर नेशनल इनकम में कितना होगा, 25% होगा, है ना। अगर 1% लेबर बढ़ाने से आउटपुट 25% बढ़ता है तो लेबर का रिलेटिव शेयर नेशनल इनकम में 25% होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि उतना ही कंट्रीब्यूशन लेबर कर रहा है। ओके, अब उसी तरह हम अगर रिलेटिव शेयर कैपिटल का निकाल दें, रिलेटिव शेयर ऑफ कैपिटल, तो ये क्या होगा, के इक्वल्स टू डेल क्यू बाय डेल के इंटू के, है ना, के नहीं होगा यहाँ, हाँ के होगा, इंटू के, है ना, डिवाइडेड बाय क्यू। तो इसको हम आउटपुट डेल क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल के बाय के, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल, है ना, ये बोल सकते हैं। और न्यू क्लासिकल का एजम्पशन के हिसाब से एक एजम्पशन था ना न्यू क्लासिकल का, कि लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में सारा का सारा आउटपुट क्या होगा, लेबर और कैपिटल में शेयर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पे जो आउटपुट इलास्टिसिटी दोनों का होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 ना, जो कि हम पढ़ते भी हैं, ये एल अल्फ़ा ए एल अल्फ़ा के बीटा इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा 1 हो गया, ठीक है। ये आपका कॉप-डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस आपका प्योर प्रॉफिट क्या होगा, इसमें प्योर प्रॉफिट इज़ 0, क्योंकि सारा लेबर और कैपिटल के बीच में बट गया। अब हम देखेंगे एक डायग्राम, ठीक है, कि एब्सोल्यूट शेयर में चेंज और कैसे आपका, मान लीजिए ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है, और
यहाँ पे वेज डिटरमाइन हुआ है और OL लेबर एम्प्लॉयड हुआ है, ठीक है ना। तो पहले जब OL लेबर था तो वेज OW मिल रहा था, ठीक है। तब आपका लेबर का टोटल शेयर कितना था, OLEW, ठीक है, मतलब OW इंटू OL था, है ना। तो OLEW लेबर टोटल शेयर था लेबर का, टोटल लेबर शेयर। अगर लेबर बढ़ाकर OL डैश कर दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कर दिया जाए L डैश, तो नया वेज गिर जाएगा क्योंकि ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो गए। तो अभी कितना हो जाएगा, OW डैश हो जाएगा। तो नया रेक्टेंगल जो आपका होगा वो कितना होगा, मान लीजिए E डैश है, तो नया लेबर शेयर हो जाएगा आपका, न्यू लेबर शेयर हो जाएगा OL डैश E डैश W डैश, है ना, ये हो जाएगा। अब कौन सा रेक्टेंगल बड़ा है, ये है कि ये रेक्टेंगल बड़ा है या ये रेक्टेंगल बड़ा है, वो कैसे पता चलेगा, तो वो इलास्टिसिटी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व से पता चलेगा, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ MP कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व से, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा वर्कर आने पर वेज ज़्यादा नहीं गिरा, ठीक है, तो नया रेक्टेंगल बड़ा होगा क्योंकि वर्कर आने पर भी वेज उतना नहीं गिर रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी अगर मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व का ग्रेटर देन 1 है तो एक्स्ट्रा वर्कर आने पर भी वेज इज़ नॉट फॉलिंग मच, है ना, जिससे कि आपका न्यू रेक्टेंगल विल बी ग्रेटर, ठीक है। तो लेबर शेयर क्या होगा आपका, लेबर शेयर बढ़ेगा क्योंकि वेज उतना नहीं गिरा। और अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 हुआ तो एक्स्ट्रा वर्कर आने पर वेज बहुत तेज़ी से गिर जाएगा, ठीक है, वेज बहुत जल्दी गिरेगा जिससे कि लेबर शेयर आपका घटेगा, ठीक है। और इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 रहा तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 रहा तो दोनों आपका रेक्टेंगल सेम रहेगा और लेबर शेयर अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो ये आपका है ना इलास्टिसिटी ऑफ MP कर्व हो गया। और इसका फॉर्मूला अगर आप देखना चाहो, इलास्टिसिटी ऑफ MP मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ना, लेबर का देखना चाहो, लेबर के केस में, तो ये आपका डेल MPL मार्जिनल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय MP ना इंटू L बाय चेंज इन L, ठीक है, ओके। तो यही फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे कि हाउ डज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है फैक्टर शेयर को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लेबर और कैपिटल दोनों के रिलेटिव शेयर को पहले कंपेयर करते हैं, है ना। तो रिलेटिव शेयर ऑफ कैपिटल कितना है, R इंटू K है ना, डिवाइडेड बाय Q। और रिलेटिव शेयर ऑफ लेबर WL डिवाइडेड बाय Q, है ना। तो हम दोनों के रिलेटिव शेयर का रेशियो को देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका रिलेटिव शेयर ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय रिलेटिव
शेयर ऑफ कैपिटल WL/Q R इंटू K/Q, तो ये बच जाएगा आपका W/R इंटू L/K, ठीक है। Q आपका कट जाएगा, है ना, ये हो गया। तो ये आ जाएगा आपका। अब इससे क्या पता चल रहा है, अगर वेज बढ़ता है, ठीक है, अगर वेज बढ़ता है मतलब लेबर अगर महंगा होता है तो ओनर क्या करेंगे, लेबर को कम करेंगे और मशीन को मतलब के को बढ़ाएंगे, ठीक है, और लेबर को क्या करेंगे, कम करेंगे। ओके, लेबर को कम करेंगे और मशीन को बढ़ाएंगे, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। लेकिन कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो हाउ डज, तो ये मतलब आपका आपने रिलेटिव शेयर को कंपेयर कर लिया लेबर और कैपिटल का, इससे हमें पता चला एक रिलेशन आया कि W/R इंटू L/K। तो अगर आपका वेज बढ़ता है ना, वेज बढ़ता है तो आपको लेबर को घटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपका वेज बढ़ गया है तो लेबर महंगा हो गया है आपके लिए, तो फिर आप कैपिटल को बढ़ाओगे, है ना। तो इस तरह से अब ये कितना कैपिटल बढ़ेगा और कितना नहीं बढ़ेगा, ये आपके इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पे डिनोट करता है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो ये मेजर करता है, इट मेजर्स हाउ ईजली a firm can substitute one factor of production like capital K for another like labor L along the same output label आइसोक्वांट, जिसको हम आइसोक्वांट से भी देखते हैं कि आइसोक्वांट में कैसे हम सेम आउटपुट लेवल पे इनपुट कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। when the relative prices of those factor change, तो अगर लेबर एक्सपेंसिव होता है कैपिटल से तो हाउ ड्रास्टिकली कंपनी रिप्लेस करेगा वर्कर को मशीन के साथ, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेस देन 1 हुआ, ठीक है, अब सॉरी पहले इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन K/L रेशियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन W/R रेशियो, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन K/L डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है द रेट एट विच कैपिटल जो है सब्स्टिट्यूट होता है लेबर के रिस्पेक्ट में वाइल कीपिंग द आउटपुट कांस्टेंट। और इसको जैसे हम MRS होता है ना, उसी तरह इस केस में आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRS हम इंडिफरेंस कर्व के केस में पढ़ते थे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल होता था, उसमें X फॉर Y था, है ना। तो इसमें आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को हम DK/DL लिख सकते हैं MPL/MPK, ठीक है। और MPL/MPK को हमको पता है कि वेज बाय R भी लिख सकते हैं, है ना, कि MPL इक्वल्स टू W होता है और MPK इक्वल्स टू R होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम चेंज इन W/R डिवाइडेड बाय चेंज इन W/R रेशियो लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आए कैसे आया।
तो परसेंटेज चेंज इन के बाय एल रेशियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डब्ल्यू बाय आर रेशियो, ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ ये आपका है इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब आइए, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप, परसेंटेज चेंज इन के बाय एल रेशियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डब्ल्यू बाय आर रेशियो। अब अगर इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ना लेस देन 1 हुआ तो क्या होगा, तो वेज बढ़ने पर ना आपका ओनर जो है ज़्यादा लेबर नहीं हटा पाएगा, ठीक है। वेज बढ़ने पे भी ज़्यादा लेबर नहीं हटा पाएगा और मशीन को रिप्लेस नहीं करना मुश्किल हो जाएगा। तो लेबर का, जब वेज बढ़ने पे भी लेबर नहीं हट रहा तो लेबर का रिलेटिव शेयर तो बढ़ेगा ही ना, है ना। ये कब होगा, जब लेस देन 1 होगा, ठीक है। और जब इक्वल्स टू 1 होगा तो जितना लेबर बढ़ रहा है उतना ही हम परसेंटेज लेबर को रिप्लेस करके मशीन लगाएंगे, ठीक है। तो लेबर और कैपिटल का रिलेटिव शेयर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। जितना वेज बढ़ रहा उतना ही लेबर घटाएंगे, ठीक है, और उतना ही कैपिटल बढ़ाएंगे सेम मात्रा में। और अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर देन 1 हुआ तो वेज थोड़ा भी अगर बढ़ेगा तो आपका वर्कर्स हम क्या करेंगे, बहुत सारे रिप्लेस करके मशीन लगा देंगे, ठीक है ना, वर्कर्स घटेगा, ठीक है। तो लेबर का रिलेटिव शेयर भी घट जाएगा, ठीक है। तो ये याद हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है, इसमें एक और चीज़ है ना, एक और चीज़ है। अब रियल वर्ल्ड में एविडेंस दिखता है जो हमारा, ठीक है। तो रियल लाइफ में अब देखा गया है कि अमेरिकन एम्पेरिकल एविडेंस हुआ है अमेरिकन इकोनॉमी का, देखा गया है, ठीक है, कि रियल लाइफ में कि पोस्ट वॉर में जब वेज बढ़ा, ठीक है, तो रिलेटिव शेयर ऑफ लेबर भी बढ़ा, ठीक है। रिलेटिव शेयर ऑफ लेबर भी क्या हुआ आपका, बढ़ा। तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर इंडस्ट्री में वहाँ इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेस देन 1 था, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का, कि न्यूट्रल अगर टेक्नोलॉजी रहा तो अगर नई टेक्नोलॉजी पर हम क्या करेंगे, दोनों न्यू टेक्नोलॉजी अगर हम लाए तो अगर न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है तो नए टेक में हम लेबर और कैपिटल दोनों को बराबर मात्रा में बढ़ाएंगे। तो फैक्टर्स शेयर चेंज नहीं होगा, दोनों बराबर ही मात्रा में बढ़ रहा है। अगर कैपिटल यूजिंग टेक्नोलॉजी है तो कैपिटल बढ़ेगा, है ना, मतलब कैपिटल बढ़ेगा और लेबर का शेयर घटेगा, ओके, लेबर शेयर घटेगा। और अगर लेबर यूजिंग है तो समझ में आ रहा है कि लेबर का शेयर बढ़ेगा और कैपिटल का घटेगा, ठीक है। तो ये होता है, बस इतना ही है, ये टॉपिक ख़त्म यहाँ पे। थैंक यू गाइज़। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हिग्स का देखेंगे, न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और कैपिटल और लेबर का, ठीक है। ओके बाय।